नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास भारतीय संविधान के दो सबसे ऊंचे पदों पर कुछ दिलचस्प नोट्स हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जी, देश के दो सर्वोच्च पद। हम सब जानते हैं कि ये सर्वोच्च पद हैं, पर इनकी असल शक्तियां क्या हैं, इनका चुनाव कैसे होता है और इन्हें हटाने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत का मिशन है इन दोनों पदों की संवैधानिक रूपरेखा को आसान भाषा में समझना। चलिए शुरू करते हैं। इन सोर्सेस को पढ़ते हुए एक बात साफ नजर आती है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख यानी हेड ऑफ द कंट्री तो है, लेकिन उसे नॉमिनल हेड या डे जुरे हेड भी कहा जाता है। सुनने में ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल, और यहीं से हमारे संविधान की खूबसूरती समझ में आती है। नॉमिनल हेड का मतलब ये नहीं है कि पद शक्तिशाली नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि संविधान की सारी कार्यकारी शक्तियां ए टू जेड एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं में निहित हैं, जैसा कि आर्टिकल 53 कहता है। ओके। वो हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। तो मतलब वो खुद से फैसले नहीं लेते। एक तरह से राष्ट्रपति देश का चेहरा है, प्रथम नागरिक हैं, जबकि सरकार का चेहरा प्रधानमंत्री होते हैं। यही नॉमिनल और रियल हेड का फर्क साफ होता है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और सरल करती हूँ। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति एक तरह से संवैधानिक मुहर है जो हर बड़े फैसले को अंतिम रूप देते हैं। एग्जैक्टली, एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल। तो फिर इतने महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव कैसे होता है? सोर्सेस के मुताबिक ये कोई आम चुनाव नहीं है जहां हम और आप जाकर वोट डालते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। इनडायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, संविधान के आर्टिकल 54 में इसका जिक्र है और इसके लिए एक खास इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन वोट करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ओनली। अच्छा, तो इसका मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें सरकार खुद चुनती है, वो इस चुनाव से बाहर रहते हैं। That's right. That's a clear check on executive influence. Precisely. ये बहुत सोचा समझा कदम था। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए एमएलएस भी वोट करते हैं। और सिर्फ राज्य ही नहीं, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां अपनी विधानसभा है, उनके चुने हुए सदस्य भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। तो फिर इसमें कौन शामिल नहीं है, ये भी साफ हो गया। हाँ, संसद के मनोनीत सदस्य, और जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, राज्यों में जो विधान परिषदें यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, उनके सदस्य भी वोट नहीं करते। जी, और ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। सही बात है। इसीलिए संसद और विधानसभाएं दोनों को इसमें आवाज दी गई है। नोट्स में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी जैसे भारी भरकम शब्दों का भी जिक्र है। हाँ, ये सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मकसद उतना ही सरल है। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि विजेता सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाकर न जीतें, बल्कि उसे वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना पड़े। एक थ्रेशोल्ड पार करना पड़ता है। बिल्कुल। साथ ही हर राज्य के एमएलए के वोट का वजन यानी वोट वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। ओहो। यानी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के एमएलए के वोट की कीमत सिक्किम जैसे छोटे राज्य के एमएलए से कहीं ज्यादा होती है। मकसद है ट्रू रिप्रेजेंटेशन। ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि ज्यादातर चुनाव काफी करीबी होते हैं। हालांकि सॉस में एक दिलचस्प नाम है नीलम संजीव रेड्डी जी, जो निर्विरोध अनअपोज्ड चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अब जरा योग्यता क्वालिफिकेशंस पर आते हैं। आर्टिकल 58 के मुताबिक भारत का नागरिक होना, 35 साल की उम्र और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना। एक और शर्त है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा संविधान में कहीं दी ही नहीं गई है। Really? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, इसे समय समय पर अदालतों ने और संसद ने परिभाषित किया है। मोटे तौर पर ये एक ऐसा पद है जहां सरकार नियुक्ति और हटाने का अधिकार रखती है और उससे कोई आर्थिक लाभ जुड़ा हो। लेकिन इस पे भी एक पेच है। बिल्कुल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी मंत्री के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है ताकि वो चुनाव लड़ सकें। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहे, करीब 12 साल, 1950 से 1962 तक। जी।
एक और मजेदार बात यह है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 2 बार की सीमा है। करेक्ट। और अगर किसी राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना हो, हाँ, तो उसके लिए संविधान में एक बहुत ही मजबूत और जटिल प्रक्रिया दी गई है, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। ये आर्टिकल 61 में है और इसका आइडिया हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। Here's where it gets really interesting. महाभियोग का सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। लेकिन रुकिए, सोर्स ये भी कहता है कि इस वाक्य को संविधान में कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है। हाँ, यही तो बात है। अगर सबसे बड़े पद को हटाने का आधार ही साफ साफ लिखा नहीं है, तो ये फैसला कौन और कैसे करेगा कि उल्लंघन हुआ भी है या नहीं? Doesn't that make the whole process subjective and political? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से संसद के विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा। यही वजह है कि महाभियोग की प्रक्रिया को कानूनी से ज्यादा एक राजनीतिक प्रक्रिया, अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस माना जाता है। और ये प्रक्रिया इतनी कठोर है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसे संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा शुरू कर सकता है। कोई भी? हाँ, कोई भी। लेकिन शुरू करने के लिए भी उस सदन के कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। ओके, तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है। जी। इसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। फिर उस प्रस्ताव पर बहस होती है और उसे पास करने के लिए विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। और ये विशेष बहुमत कोई मामूली बहुमत नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। कुल सदस्यता का? हाँ, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सिर्फ मौजूद और वोट कर रहे सदस्यों का नहीं, बल्कि कुल सदस्यों का। यानी जो सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या जिनकी सीट खाली है, वो भी गिने जाते हैं। वाओ, ये तो बहुत मुश्किल होगा। इसे हासिल करना लगभग असंभव होता है। और अगर एक सदन इसे पास कर दे, तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और फिर उसे भी इसी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। इसमें एक और बड़ा विरोधाभास है। क्या? राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्यों के एमएलएज वोट करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग में उनका कोई रोल ही नहीं है। हाँ, और ये हमारे संविधान के संघीय ढांचे को दिखाता है। राष्ट्रपति का चुनाव पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। सही बात। लेकिन उसे हटाना यानी महाभियोग पूरी तरह से केंद्रीय विधायी प्रक्रिया है। It's the union legislature holding the union's executive head accountable. और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। बिल्कुल। इसमें संसद की चुने हुए और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य हिस्सा लेते हैं। चलिए, अब राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी शक्ति पर आते हैं, जिसके बारे में हम सबने सुना है, क्षमादान की शक्ति। पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72। हाँ जी। इसके तहत राष्ट्रपति के पास 5 तरह की शक्तियां हैं। पहला है पार्डन, यानी क्षमा, जिसमें दोषी को पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है। पूरी तरह से माफ। हाँ। दूसरा है कॉम्यूटेशन, जिसमें सजा के प्रकृति को बदल दिया जाता है, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। तीसरा है रिमिशन, जिसमें सजा की अवधि कम की जाती है, जैसे 10 साल की सजा को 7 साल करना। चौथा है रिस्पाइट, जो किसी विशेष परिस्थिति, जैसे किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान सजा को कम करने की मोहलत देता है। और आखिरी? और पांचवा है रिप्राइव, जिसमें मौत की सजा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में भी एक बड़ा फर्क है ना? हाँ, 2 बड़े फर्क हैं। केवल राष्ट्रपति ही मौत की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। ओके, डेथ सेंटेंस। और दूसरा, सैन्य अदालतों यानी कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा पर भी सिर्फ राष्ट्रपति ही फैसला ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां और उनको हटाने की प्रक्रिया तो बहुत मजबूत है। इंटरेस्टिंगली, देश के दूसरे सबसे बड़े पद, उपराष्ट्रपति, के लिए संविधान ने एक बिल्कुल अलग सिस्टम बनाया है। बिल्कुल। Their role and removal process are surprisingly different. हाँ। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 से 71 तक कवर होता है। उनका सबसे मुख्य काम है राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर काम करना। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। Exactly. उनका दूसरा बड़ा काम तब आता है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग से। जी। तब वो अधिकतम 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति
यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। और उनके चुनाव का तरीका भी राष्ट्रपति से काफी अलग है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, उपराष्ट्रपति के चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यों की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, एमएलएज वोट नहीं करते? नहीं, इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट करते हैं। और इसमें चुने हुए और मनोनीत, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों को इतनी अहमियत दी गई, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का संचालन करना है, तो उनका काम संसद से जुड़ा है। हाँ, इसलिए उनका चुनाव संसद तक ही सीमित रखा गया है। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग जैसी जटिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा सरल है। कैसे? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। इसे पास करने के लिए राज्यसभा में प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अब ये एक नया शब्द आया, प्रभावी बहुमत। ये विशेष बहुमत से कैसे अलग है? प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। मतलब? यानी कुल सीटों में से अगर कुछ सीटें खाली हैं तो उन्हें हटाकर जो संख्या बचती है उसका बहुमत। अच्छा, तो ये 2/3 वाले विशेष बहुमत से काफी आसान है। बिल्कुल। और अगर राज्यसभा इसे प्रभावी बहुमत से पास कर दे, तो लोकसभा को इसे सिर्फ साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से सहमत होना होता है। यानी मौजूद और वोट कर रहे सदस्यों का 50% से ज्यादा। जी। हालांकि इसके लिए भी 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। इन पदों के इतिहास को देखें तो सोर्स में कई दिलचस्प नाम हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उन्हें जनता का राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। हाँ, वो राजनीति से ऊपर उठकर एक प्रेरणा स्रोत बने। जी हाँ, और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जबकि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये दिखाता है कि समय के साथ ये पद कितना समावेशी हुआ है। उपराष्ट्रपतियों में भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जिक्र है, जो 2 बार इस पद पर रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। और M हामिद अंसारी भी 2 कार्यकाल यानी 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे। ये तथ्य दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों ने देश के इन सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया है और अपनी एक छाप छोड़ी है। सही बात है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। बिल्कुल नहीं। संविधान ने इनके चुनाव, इनकी शक्तियों और इन्हें हटाने की प्रक्रियाओं में एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन बनाया है। बिल्कुल। एक तरफ राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, संघीय ढांचे का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक निरंतरता सुनिश्चित करता है। दोनों के चुनाव के अलग-अलग इलेक्टोरल कॉलेजेस ये दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर पद की भूमिका के हिसाब से उसकी जवाबदेही तय की है। ये हमारे संवैधानिक ढांचे की परिपक्वता है। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए वही सवाल फिर से छोड़ जाते हैं जिस पर हमने बीच में बात की थी। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग का एकमात्र आधार है संविधान का उल्लंघन, लेकिन ये वाक्यांश संविधान में परिभाषित नहीं है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने चर्चा की कि यह अस्पष्टता महाभियोग को एक राजनीतिक हथियार बना सकती है। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे जानबूझकर अपरिभाषित क्यों छोड़ा? क्या यह भविष्य की संसदों को अपने विवेक के अनुसार व्याख्या करने के लिए एक जरूरी लचीलापन देता है, या ये देश के सर्वोच्च पद को राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाता है?